तो मित्रों, आप फिर आ गए अपने चैनल पे ट्रेन करो ब्रेन एकेडमी के अंदर। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस तरीके से आप मुझे अपने प्यार की बारिश कर रहे हैं मेरे ऊपर, उसी तरीके से आप बारिश करते रहिए। मुझे आपके प्यार की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12th का पहला चैप्टर पोल साइंस का, शीत युद्ध, कोल्ड वार। नाम से ही पता चल रहा है, कोल्ड वार का मतलब कि बर्फ की वादियों में युद्ध हो रहा है ठंड के अंदर। तो दोस्तों, ये मजाक था, ठंड के अंदर कोई युद्ध नहीं हो रहा। जैसे ये लड़का कपकपा रहा है, ऐसे दो बड़ी बड़ी शक्तियां कपकपा रही थी उस टाइम पे। तो ये युद्ध जो है, ये दो बड़ी शक्तियों के बीच में होता है। शीत युद्ध का मैं आपको एक्चुअली मीनिंग बताता हूँ। शीत युद्ध का जो हकीकत में मीनिंग ये है कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसी संभावना बन जाए कि लगे कि युद्ध होकर रहेगा, परंतु युद्ध नहीं होता, सिर्फ एक संभावना होती है, एक भय होता है, एक डर होता है। कहते हैं ना दोस्तों कि डर से घातक कोई चीज नहीं, डर के अंदर ही लोग मर जाते हैं। तो बस वो डर एक डर ही बना हुआ था, युद्ध नहीं हुआ था। और ये दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में हुआ था। एक का नाम है अमेरिका, दूसरे का नाम है सोवियत संघ। सोवियत संघ को इंग्लिश में यूएसएसआर भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो शीत युद्ध जो था, ये 1945 से 1990 के बीच में चला था। मतलब इसके बीच में बिल्कुल ऐसे सारे देशों की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा तहस बहस हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति के विषय में हुआ था। तो आपको मैं बताता हूँ शीत युद्ध की शुरुआत जो थी वो कैसे हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। और शीत युद्ध का अंत भी मैं आपको बता देता हूँ कि अंत पूछ लेते हैं, अंत कैसे होता है। तो शीत युद्ध का अंत जो हुआ था, क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था। ये मैं बताऊंगा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था आपको आगे चलकर। लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। विघटन मतलब कि उसका विनाश, सोवियत संघ का विनाश जो था वो इसका अंत था। तो दोस्तों, शीत युद्ध के अंदर आप देखेंगे यूएसएसआर जो है ना, यहां पर देखो आप कितने सारे सैनिक हैं और अमेरिका वहां पर अकेला है। मतलब कि एक देश के खिलाफ कई 15 राज्य मिलकर एक यूएसएसआर बना था। 15 राज्य मिलकर, जिसमें रशिया जो था सबसे बड़ा था और उसको मुख्य भी बोला जाता है। मतलब कि रशिया जो था उस यूएसएसआर का सबसे बड़ा देश था और मुख्य देश था, जिसके अधीन सारे देश झुके हुए थे। तो शीत युद्ध के कारण बताता हूं। पहला कारण तो यह था, अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का पहला कारण था। दूसरा, परमाणु बम। दोस्तों, न्यूक्लियर बम आपने तो सुना ही होगा, न्यूक्लियर बम कितना घातक होता है। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलने किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। तो अमेरिका पे भी परमाणु बम था और हमारे यूएसएसआर पे भी परमाणु बम था। तीसरा, दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न थी। उनके पास इतनी क्षमता थी कि परमाणु हथियारों से वो एक दूसरे को क्षति पहुंचा सकते थे और साथ में दूसरे देश भी लपेटे में आते। चौथा, एक दूसरे को उकसाते थे ये कि मतलब नागरिकों के बीच में दिखाते थे कि भाई हम ज्यादा ऊपर है, हमारे से ऊपर कोई नहीं है। दूसरा, दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदित था। मतलब कि एक होड़ लग रही थी, कंपटीशन लगा रहता था। तो शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। पहला ये था। दूसरा, अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। अब आप पूछेंगे पूंजीवाद और समाजवादी क्या होता है, तो मैं बता देता हूं आपको। पूंजीवाद जो होता है उसमें सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, सरकार ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती है व्यापार के अंदर या किसी भी निजी व्यवस्था के अंदर। पर समाजवाद के अंदर क्या होता है, सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। तो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो था, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो ये 1914 से 1918 तक चला था, 4 साल। द्वितीय विश्व युद्ध था जो 1939 से 1939 से 1945 तक चला, 6 साल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद शीत युद्ध हुआ, आप लोगों को पता ही है। तो शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला।
द्वितीय विश्व युद्ध के गुट कौन कौन से थे ये भी बता देता हूं। 2 गुट थे, एक था मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। अब मैं मित्र राष्ट्र बताता हूं। जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जीत गए थे जो देश, जैसे सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, इनको विजय मिली थी, ये मित्र राष्ट्र माने गए। और धुरी राष्ट्र जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हार गए थे, जैसे जर्मनी, जापान, इटली, ये कौन से धुरी राष्ट्र हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत बताता हूं मैं आपको। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में हुआ। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। इसके अंदर 2 बम थे, मतलब बमों के नाम बता रहा हूं, जो 2 बम यूज हुए थे, एक था लिटिल बॉय, एक फैट मैन। और बमों की क्षमता क्या थी, ये कितने एरिया तक खत्म कर सकते थे, 15 से 21 किलो टन तक एरिया को खत्म कर सकते थे ये। अमेरिका की आलोचना। अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिरने की आवश्यकता नहीं है। अब अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना असंभव हो रहा था और इसको अगर समाप्त नहीं करते तो जनहानि बहुत होती, इसलिए उन्हें परमाणु बम मजबूरन गिराना पड़ा। हमले के पीछे उद्देश्य क्या थे, वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, तो क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो सोवियत संघ का अंत माना जाता है, मतलब कि शीत युद्ध का अंत माना जाता है। तो मैं बताया था क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा एक छोटा सा ना द्वीप है जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है, यह सबसे नजदीक द्वीप है अमेरिका के। लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से भी था, तो सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था, मतलब कि उसको बहुत हेल्प करता था, उसके निजी चीजों में हेल्प करता था, धन से, हथियारों से। तो सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल भी दिया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। तो दोस्तों अब अमेरिका को ज्यादा हानि पहुंचती। अमेरिका को इसकी खबर जो थी ना वो 3 हफ्ते बाद पता लगी। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाजों को रोका जाए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर पूछा जाए तो आपने ये सब लिखना है। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, मतलब कि अंतिम बिंदु, क्योंकि पहली बार 2 बड़ी महाशक्तियां आमने सामने थी। अब आता है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियां जो थी वो विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी, मतलब कि वो ज्यादा अपना बना रही थी कि भाई हम अपनी बढ़ाई जा रही थी कि क्षमता, वो और देशों को भी साथ में जोड़ रही थी। दुनिया 2 गुटों के बीच में बढ़ती जा रही थी कि भाई एक देश सोवियत संघ के साथ होता है, एक अमेरिका के साथ। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यही रह गया था कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाया जाए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश कौन कौन से थे मैं बता देता हूं दोस्तों आपको। ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम, ये सारे थे। और पूर्वी यूरोप जो थे वो सोवियत संघ के साथ गठबंधन कर रहे थे और इस गठबंधन का नाम हुआ सोवियत गठबंधन या पूर्वी गठबंधन। इसके अंदर पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि ये सब थे। अब मैं आपको दोस्त बता दूं, जो पश्चिमी गठबंधन थे उन्होंने अपना नाम नाटो रखा, जो अमेरिका के साथ थे। अप्रैल 1949 में 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन
बोला जाता है इसको, नाटो को, की स्थापना हुई जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेगा और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना था उद्देश्य उनका। अब आई वार्सा संधि। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना 1955 में हुई और इसके मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। अब महाशक्तियों के लिए छोटे देश का महत्व क्या था, मैं आपको बता देता हूं। महत्वपूर्ण संसाधन उन्हें छोटे देश से मिलते थे, जैसे तेल और खनिज के लिए। दूसरा, भू क्षेत्र, उनको ज्यादा, महाशक्तियों को ज्यादा हथियार रखने की जगह, हथियारों का बल मिल जाता था। तीसरा, सैनिक ठिकाने, मतलब कि महाशक्तियों को जासूसी करने के लिए दूसरे देशों में जगह मिल जाती थी। आर्थिक मदद भी हो जाती थी, छोटे छोटे देश सैन्य खर्च दे देते थे। विचारधारा, गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही है, मतलब कि दूसरे लोगों को भी इसके अंदर मिला रही है। गुट में शामिल हो रहे देश के आधार पर वह सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। शीत युद्ध के परिणाम क्या थे? गुट निरपेक्ष देशों का जन्म हुआ। गुट निरपेक्ष, अब मैं आपको बताऊंगा गुट निरपेक्ष क्या होता है। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि जैसे दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो वो किसी का भी साथ नहीं देगी, वो उनके बीच में आएगी ही नहीं, क्योंकि जितना वो उनके बीचों में आएगी उतना उनका हानि होगा। अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना, अनेक सैन्य संगठन संधियां, दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़ और दो ध्रुवीय विश्व मतलब कि दो लोगों के बीच में विश्व बढ़ चुका था। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां बनाई और ये संधियां क्या थी? नाटो, सीटो और सेंटो। नाटो 1949 में बनी, सीटो 1954 और सेंटो 1955। ये जो तीनों थी ये अमेरिका की थी, अमेरिका के संगठन थे और सोवियत संघ का था वार्सा पैक्ट 1955 में बना। दोनों महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरे एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम क्या थे? परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि बनाया गया, परमाणु अप्रसार संधि बनाया गया, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि बनाया गया जिसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी भी बोला जाता है। सीटो सेंटो के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं गठबंधनों का नाम सीटो और सेंटो कहा गया। सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, और सेंटो की है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। इसके बाद सो संघ ने चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, इराक और उनसे संबंध मजबूत करे, मतलब कि सोवियत संघ ने। गुट निरपेक्षता का अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि अपने को अलग रखना इन चीजों से। गुट निरपेक्ष आंदोलन की अब छोटी सी आप मैं बात बताता हूँ गुट निरपेक्षता के बारे में, ताकि आपसे अगर कुछ पूछा जाए तो आपको पता हो। शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के तनाव के बीच में एक नए आंदोलन ने जन्म ले लिया था जो दो ध्रुवीयता में बंट रहे देशों से अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियां के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन था, परंतु ये अंतरराष्ट्रीय मामलों से अपने को अलग नहीं रखना था, अपितु इन्हें सभी अंतरराष्ट्रीय मामलों से सरोकार था, मतलब कि उनके साथ रहना, उनको देखना। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना क्या थी? सन 1956 में 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांस टीटो और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की, मतलब कि बैठे वो एक जगह पर, जिससे गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। उन लोगों ने मिलकर ये गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि पहले विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर उनका काफी भारी नुकसान हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम बता देता हूं। जोसेफ
ब्रांस टीटो जो कि यूगोस्लाविया से थे, जवाहरलाल नेहरू भारत से थे, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से थे, और सुकर्नो इंडोनेशिया से, बामे एन क्रुमा घाना से थे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए। 14वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2006 क्यूबा हवाना में 166 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। अब मैं आपको बता दूं, कुछ संधियां बनाई गई थी जिससे शस्त्र पे नियंत्रण कर सके, मतलब क्या लड़ाइयां ना हो, हथियार वगैरह यूज ना हो। तो LTBT समिति परमाणु प्रशिक्षण संधि, ये 5 अगस्त 1963 में लागू हुआ था। सॉल्ट सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, ये 26 मई 1972 में हुआ था और एक 18 जून 1972 में हुआ। इसके बाद हुआ स्टार्ट, जिसका नाम है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। ये पहला 31 जुलाई 1991 में हुआ था और दूसरा 3 जनवरी 1993 में हुआ। एक हुआ NPT परमाणु अपसर संधि 1 जुलाई 1968 में। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, शीत युद्ध। मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरे शीत युद्ध के बारे में डिस्क्रिप्शन कर दिया है, इससे बाहर नहीं आएगा और आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सेशन स्टार्ट होता है। अब मिलेंगे हम अगले सेशन के साथ। घर पे रहिए, सावधान रहिए, सचेत रहिए, मास्क लगाना ना भूलें, सैनिटाइज करना ना भूलें और साथ में मुझे प्यार देना भी ना भूलें। दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाइए। धन्यवाद।